टर्म स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको जो है जितनी टर्म आप पढ़ाई होंगी आपने सबने अच्छी तरह लर्न कर ली होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हमारी परचेजेस क्या होती है। PURCHASES परचेजेस वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं हम। देखिए, जो परचेजेस वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं परचेज ऑफ गुड्स के लिए। परचेज ऑफ गुड्स के लिए जो गुड्स हम परचेज करके लाए हैं ना, तो उसको हम परचेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परचेज। और गुड्स का मीनिंग आपको बताया था, जिसकी बिजनेस क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। जिसकी बिजनेस क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, वो उसकी क्या रहेगी, गुड्स रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई क्लॉथ मर्चेंट है। क्लॉथ मर्चेंट यानी जो कपड़े का काम करता है। मान लीजिए वो कपड़ा परचेज करके लाया, यानी कि क्लॉथ परचेज करके लाया, तो उसको हम केवल परचेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर कि उसने परचेज की। परचेज वर्ड ही यूज़ होता है परचेज ऑफ गुड्स के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कपड़ा खरीद के लाया। अगर आप खाली ये कहोगे ना कि आपने परचेज की है, यानी इसका मतलब कि वो कपड़ा खरीद के लाया है। क्या खरीद के लाया है? कपड़ा। यानी साथ में क्लॉथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, गुड्स का नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली परचेज भी बोल दोगे तो इसका मतलब हमने गुड्स खरीदा है। इसको खरीदा है, गुड्स को खरीदा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आपका क्लॉथ डीलर है, मान लीजिए कि आपका क्लॉथ परचेज करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परचेज की, उसने क्या की है, परचेज। लेकिन वही क्लॉथ मर्चेंट मान लीजिए आपका फर्नीचर परचेज करके लाता है, जैसे फॉर सीटिंग द कस्टमर। क्या खरीदता है? फर्नीचर खरीद के लाता है क्लॉथ मर्चेंट। तो वो आपका गुड्स नहीं होगा, वो परचेज नहीं होगी। उसके लिए उसको बताना पड़ेगा उसने फर्नीचर परचेज किया है। यानी साथ में फर्नीचर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा असेट्स के लिए। असेट्स के लिए उसका नाम साथ में लिखना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कि उसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करके लाया। लेकिन अगर वो कपड़ा खरीदेगा तो ओनली वो क्या लगा सकता है, परचेज लगा सकता है। तो अगर आप परचेज परचेज कहोगे ना कि परचेज किया, तो मैं अब ये मान के चलूँगा कि आपने गुड्स खरीदा है। क्या खरीदा है? गुड्स। चलिए, मान लो आपका मेडिसिन शॉप है। ठीक है, दवाइयों की दुकान है, मेडिसिन शॉप होती है ना। चलो, उसने परचेज़ की, तो आप क्या मतलब क्या क्या मीनिंग लगाओगे कि उसने मेडिसिन परचेज़ करके लाया है। क्या परचेज़ करके लाया है? मेडिसिन परचेज़ करके लाया है। लेकिन वो अगर फर्नीचर खरीद के लाएगा तो आप उसको खाली परचेज़ वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा कि वो फर्नीचर परचेज़ करके लाया है, या सेट्स का नाम हमें शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली परचेज परचेज कहोगे तो गुड्स खरीदने के लिए परचेज वर्ड का यूज़ होता है। किसके लिए? और गुड्स का मतलब क्या रहेगा, जिसकी बिजनेस क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। जिसको बिजनेस परचेज और क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, वो उसका परचेज है, परचेज करके लाया है, यानी कि गुड्स खरीद के लाया है। ये ध्यान रखना। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स विच द बिजनेस डील For example, if a cloth merchant purchase cloth for sale, the clothes so purchased will be called goods. If the cloth dealer purchase furniture for seating the customer, the such furniture will be not termed as goods, it will be an assets. ये क्या होगा? assets होगा, अगर फर्नीचर खरीद के लाता है कोई क्लॉथ मर्चेंट। ये ध्यान रखना। और परचेज के अंदर ये ध्यान रखना, कैश परचेज भी इंक्लूड रहेगी, क्रेडिट परचेज भी रहेगी। अगर आप कैश में खरीद के लाते हो, अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो, तो दोनों ही आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं परचेज के अंदर। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब टर्म समझ में आ गई। तो परचेज वर्ड किसके लिए यूज़ करना है? गुड्स की परचेज करने के लिए। खाली आप परचेज परचेज बोलोगे तो मैं आपको यही सोचूंगा कि आपने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। क्या खरीदा है? गुड्स। ये ध्यान में रखना। ठीक है, खाली परचेज वर्ड ही गुड्स की खरीदने के लिए यूज़ होता है, हमारा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज रिटर्न। अब कई बार जैसे होता है ना, गुड्स आपने परचेज किया और वो मान लीजिए कोई डिफेक्टिव वगैरह निकल गया, या उसमें रेट वगैरह ज़्यादा लगा दिया, या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं आया, तो उस गुड्स को हम वापस करते हैं। किसको? सप्लायर को ना, जिससे हमने परचेज़ किया था। या क्रेडिटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। उसको हम फिर गुड्स को क्या करते हैं? वापस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर और क्रेडिटर, नोन एज परचेज रिटर्न। एक नाम उसका दूसरा भी होता है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। किसका दूसरा नाम है ये? परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का मीनिंग समझ में आ गया। अब परचेज रिटर्न के कई रीज़न हो सकते हैं। कई बार रेट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लगा देता है सप्लायर, तब वापस करना पड़ता है। कई बार गुड्स डिफेक्टिव आ जाता है, तब वापस करना पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं आता, या जिस टाइम गलत टाइम पे आता है, मान लो जब आपने मंगवाया था तब वो आपका चल रहा था, यानी कि फैशन उसका था। लेकिन अब फैशन से अब लेट आया गुड्स, अब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई, तो उसको केवल हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को।
तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, या दूसरा नाम क्या है इसका, रिटर्न आउटवार्ड भी हम कहते हैं। हाँ जी, मीनिंग समझ में आ गया, परचेज का मीनिंग भी हो गया, परचेज रिटर्न का। परचेज वर्ड किसके लिए यूज़ करना है, गुड्स की परचेज के लिए, जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, इसकी बिजनेस क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। उसके अंदर कैश परचेज भी आएगी, क्रेडिट परचेज भी आएगी। और इसके अंदर मान लो फर्नीचर का, मान लो क्लॉथ मर्चेंट है, मान लो कोई फर्नीचर परचेज करके लाया, तो फिर वो गुड्स परचेज वर्ड नहीं बोलना खाली उसके लिए बोलना कि फर्नीचर बोर्ड किया या फर्नीचर परचेज किया, क्योंकि फर्नीचर तब क्या बन जाता है, असेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, असेट्स। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका किसका आ रहा है, सेल। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, जैसे परचेज था वैसे ही सेल है। सेल भी किसकी, गुड्स की, कि जो गुड्स आपने परचेज किया था बेचने के लिए, उसकी सेल को, यानी गुड्स की सेल को हम सेल बोलते हैं। यानी सेल वर्ड हम यूज़ करते हैं गुड्स की सेल के लिए, कि जो गुड्स आप परचेज करके लाए थे ना बेचने के लिए, अब उसकी सेल कर रहे हो, तो उसको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स। अगर खाली सेल्स सेल्स बोलोगे ना, कि मैंने 1 लाख की सेल की या मैंने 2 लाख की सेल की, तो मैं आप समझूंगा कि आपने गुड्स बेचा है। क्या बेचा है, गुड्स। गुड्स जिसकी वो डीलिंग कर रहा है, जिसको परचेज करके लाया था बेचने के लिए, उसकी आपने सेल करी है, तो उसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। और सेल के अंदर आपने ध्यान रखना, इसके अंदर कैश सेल भी आती है, क्रेडिट सेल भी आती है। जैसे परचेज के अंदर कैश परचेज भी आती है, क्रेडिट परचेज भी आती है, सेल के अंदर कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल भी आती है। ठीक है। तो इसको दूसरा फिर सेल समझ में आ गया। तो सेल इज यूज ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर सेल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लॉथ डीलर सेल क्लॉथ, कहीं कपड़ा सेल करता है, इट विल बी टर्म एज सेल्स। बट सेम क्लोथ डीलर अगर वो फर्नीचर सोल्ड करेगा तो उसको फिर हम सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको तो कहेंगे क्या सेल किया उसने, असेट्स सेल किया है। क्या सेल किया है, असेट्स। और इसमें अंदर दोनों सेल आएंगी, कैश सेल भी आएगी और क्रेडिट सेल भी आएगी। तो यानी दो सीधी टर्म है, परचेज और सेल। परचेज और सेल दोनों आपने गुड्स के लिए यूज़ करना है। अगर गुड्स खरीदोगे तो परचेज बोलना है, अगर गुड्स बेचोगे तो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अब सेल रिटर्न आ जाती है। अब सेल रिटर्न का मीनिंग खुद भी आप क्लियर कर सकोगे। जो गुड्स आपने सेल किया है कस्टमर को सेल करते हैं, डेटर भी बोलते हैं। वो अगर वापस कर दे, जैसे हम परचेज वाला गुड्स वापस कर देते हैं, रीज़न कई होते हैं, वैसे उसके लिए तो हो सकते हैं ना, कि सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स, जो हमने सोल्ड किया था उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवार्ड। ये ध्यान रखना, टर्म को अच्छी तरह समझना। सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवार्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवार्ड। ठीक है, कई बार आ जाता है परचेज रिटर्न इक्वल टू रिटर्न आउटवार्ड है, और जो सेल रिटर्न इक्वल टू रिटर्न इनवार्ड है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, समझ में आ गया अच्छी तरह से, अब क्लियर हो गया मीनिंग। किसका मीनिंग हुआ, परचेज का। परचेज किसके लिए यूज़ करना है, गुड्स की परचेज के लिए, जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है। कैश परचेज भी रहेगी, क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड रहेगी इसके अंदर। ठीक है। ऐसी परचेज रिटर्न, जो गुड्स आपने बेचा था, जो खरीदा था, अगर वापस कर दे सप्लायर को या क्रेडिटर को, उसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। दूसरा नाम क्या है इसका, रिटर्न आउटवार्ड। उसके बाद फिर आपने क्या सीखा, सेल। सेल क्या होता है, गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के लिए, जो गुड्स आप परचेज करके लाए थे ना बेचने के लिए, सेल करने के लिए, उसकी सेल को हम सेल बोलते हैं। इसमें कैश सेल भी रहेगी, क्रेडिट सेल भी रहेगी, ये ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना, अगर गुड्स खरीदा है तो परचेज, और गुड्स अगर बेचा है तो सेल। गुड्स का मीनिंग आपको आता है, जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जिसका वो काम कर रहा है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना। और सेल रिटर्न क्या होगी, जो कस्टमर वापस कर दें गुड्स को बेचा हुआ, जैसे हम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, उसको क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। या दूसरा नाम क्या है इसका, रिटर्न इनवार्ड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म करें, अच्छी तरह समझ में आ गए ये पॉइंट आप सबको। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को बोलते हैं हम रिबेट या अलाउंस। रिबेट या क्या होता है, अलाउंस, जो आपका सेलर किसको देता है, बायर को। जो सेलर किसको देता है, बायर को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट इज ए रिबेट ऑन और अलाउंस गिवन बाय ए सेलर टू द बायर। गिवन बाय ए सेलर टू द बायर। सेलर कौन होता है, बेचने वाला। बायर कौन होता है, खरीदने वाला। तो उसको जो डिस्काउंट देता है सेलर, उसको रिबेट, डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या है, रिबेट या अलाउंस। तो आप कहना, इट इज़ ए रिबेट और अलाउंस गिवन बाय ए सेलर टू द बायर, नोन एज डिस्काउंट। नोन एज क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है। जैसे हम गुड्स बेचते हैं ना कोई, तो हमें दो, और दो टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है।
टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जो हमने करने हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले बात किसकी करूँगा? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो सेलर देता है बायर को लिस्ट प्राइस के ऊपर। जो गुड्स की लिस्ट प्राइस होती है ना, उसके ऊपर देता है। उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक पड़ी है, देखो आपके सामने, ये बुक है ना आपके, देखो ये आप सबको बुक दिख रही है। ठीक है, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब मैं चलूँगा आगे इसके साथ। एक इसके ऊपर आपको जैसे रेट दिया हो, देखो दिया हो ना रेट आपको, देखो 495। लेकिन जब आप लेने जाओगे उसके पास, सेलर के पास, तो ये आपको 495 की नहीं देगा। इसके ऊपर ना वो 10% या 15%, 10 या 15% कुछ काटता है इसके ऊपर। ठीक है, जो 10 या 15% उसने काटा, जो लेस करके देगा, मान लीजिए इसके ऊपर आपको उसने 10% छोड़ दिया कि चलो 10% काट दिया। अब 10% होता है लगभग 50 के रुपीज़ कट गए आपके। तो 50 काटोगे तो आपका देखो कितना रह जाएगा। जैसे आपका 495 था ना, उसमें 50 कटा, तो आपका 445 रह जाएगा। 445। तो ये आपका जो उसने काट के दिया, इसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? ये लिस्ट प्राइस है। कौन सा प्राइस है? लिस्ट प्राइस होता है बुक का। कोई भी बुक हो, आप बुक में खोल के देखना। और कभी भी आप, जैसे ये बुक अकाउंटेंसी की +2 की है, और मैंने इसके ऊपर रेट पढ़ा है, रेट इसके ऊपर कितना दे रखा है? 495। लेकिन जब मैं लेने गया था इसको, तो उसने ये मुझे दे दी थी 445 की। यानी कितना काटा था उसने? 10%। ये जो डिस्काउंट कटता है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउ बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर ऑन द लिस्ट प्राइस। ये कौन सा प्राइस होता है? लिस्ट प्राइस होता है। कौन सा प्राइस है? लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मान लो कोई एंट्री करेंगे ना हम, जैसे सेल करिए, तो सीधा इसकी एंट्री उठाएंगे 445 की। इसको शो ही नहीं करते 495 को। हम क्या करेंगे, जितना ट्रेड डिस्काउंट काट के आता है, सीधा उसी की एंट्री को हम शो करते हैं। जैसे अब ट्रेड डिस्काउंट काट के कितना बचा? 445। या आपको हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। आप कहोगे सर उसको तो लॉस हो गया शॉप कीपर को, उसने तो हमें 495 की चीज़ कितने में दे दी? 445 की। लॉस नहीं हुआ है। आपको उसने 10% डिस्काउंट दिया, हो सकता है उसको 20% मिला हो ट्रेड डिस्काउंट। अब उसको तो 20 हो गया ना, यानी उसका तो 90 का 100 के आसपास डिस्काउंट मिला, और आपने उसको, आपने आपको दिया उसने 50, तो 50 रुपीज़ तो उसने कमाया है ना। ठीक है ना, अर्न तो किए हैं उसने। यानी उसको ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा मिला और आपको उसने कम दे दिया। उसको मिला 20 और आपको कितना दे दिया? 10। 10% तो फिर भी उसका बच गया ना उसके पास। तो ये आपको होता है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो होता है फास्ट पेमेंट के ऊपर, कि अगर आप तुरंत पेमेंट करो तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट होता है। जैसे मान लीजिए आप, दुकानदार ने, आप शॉपकीपर ने आपको कहा भाई आपने ना 4 5 देने हैं, यानी 445 डे डिस्काउंट काटने के बाद। और आपने कहा कि मैं तो ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो ना अभी आपको ना ये 1 वीक के बाद दूंगा। वो कहते हैं चलो, अब वो दुकानदार क्या सोच रहा है कि चलो अब तुरंत पेमेंट मिल जाए। वो कहता है चलो ऐसा करता हूँ, मैं आपको 10 रुपीज़ और छोड़ देता हूँ। 10 रुपीज़ क्या करता हूँ? और छोड़ देता हूँ, आप मुझे अभी पेमेंट कर दो, तुरंत पेमेंट कर दो। अब जो 10 रुपीज़ उसने छोड़े हैं ना, मान लो 435 देने पड़ेंगे आपको 445 की जगह। वो 10 रुपीज़ आपका ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, वो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। मान लीजिए उसने, आपने 10 रुपये मुझे तुरंत पेमेंट करने के लिए, फास्ट पेमेंट लेने के लिए आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट और दे दिया उसने। वो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट नोट ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश। और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखना। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे लिस्ट प्राइस अभी आपने देखा 495 था, और उसने 10% आपका लेस कर दिया, यानी 50 रुपीज़ आपके कम हो गए, लगभग 445। ये डिस्काउंट जो 50 रुपीज़ का दिया, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सीधा 445 की एंट्री करेंगे। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर मिला, एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है फॉर मेकिंग फास्ट पेमेंट, फॉर मेकिंग फास्ट पेमेंट। जैसे अब उसको कहा, उसने हमें कहा कि 445 दे दो, हमने उसको कहा जी अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं तो आपको 10 डेज़ के बाद दूंगा या 15 डेज़ के बाद दूंगा। तो उसको कहा भी देखो 10 डेज़ के बाद दोगे ना, 15 डेज़ के बाद, तो मैं आपको और कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे आप 1 2 दिन में दे दोगे या फास्ट पेमेंट करोगे, मैं आपको 10 रुपीज़ और छोड़ दूंगा इसमें। तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 435 देने पड़ेंगे, या 20 रुपीज़ छोड़ दूंगा। अब ये 10 रुपीज़ का जो डिस्काउंट होता है, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट is allowed to the customer for making fast payment
एंड इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ भाई 445 लेने थे, पूरी वैल्यू उसके अकाउंट के सामने दिखाएंगे, मिले कितने 435 मिले, 10 रुपीज़ का क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डिस्काउंट का क्लियर हो गया। डिस्काउंट इज ए रिबेट ऑन अलाउंस गिवन बाय ए सेलर टू द बायर। टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स और नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग फास्ट पेमेंट एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, के वो डिफरेंस आ जाता है। तो आपने कहना ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है गुड्स के ऊपर, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर, ये होता है फास्ट पेमेंट के ऊपर। ये नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको कहते हैं रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आपका आता है, तो वो आपका आता है रिवेन्यू। क्या होता है, क्या होता है रिवेन्यू। तीन टर्म और आपके पास आ रही हैं, एक तो रिवेन्यू आ रहा है अब आपके पास, और एक आगे आपकी टर्म आएगी एक्सपेंसेस के बारे में, और एक आपको बताऊंगा मैं इनकम के बारे में। दोबारा तो कौन कौन सा, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और इनकम। तो पहले किसकी टर्म होगी आपकी, रिवेन्यू। क्या होता है, देखिए जो रिवेन्यू होता है ना, रिवेन्यू क्या है ये ध्यान रखना कि रिवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। देखिए जो रिवेन्यू है वो आपकी इनकम है, इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। रिवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से अगर आपको कोई रेगुलर नेचर की इनकम हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। रिवेन्यू इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। और इसके अंदर ध्यान रखना जो गुड्स की सेल है, गुड्स की क्या है, सेल ऑफ गुड्स है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स आप बेचोगे ना, जैसे गुड्स कोई आपने बेचा है, गुड्स का मीनिंग जिसकी वो डीलिंग कर रहा है। जैसे मान लो आपने 1 लाख का गुड्स बेच दिया, 1 लाख का गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, जो 1 लाख आपको मिलेगा उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवेन्यू, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा कोई भी रेगुलर इनकम, जैसे हमको रेंट, कमरा हमने किराए पे चढ़ा रखा है तो रेंट रिसीव्ड हो रहा है, या कोई कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, या कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। डिविडेंड, अब तो सर्कल की डिविडेंड क्या होता है, जैसे हम किसी कंपनी के ना शेयर वगैरह ले लेते हैं ना, तो उस पर हमें रेगुलर इनकम मिलती है, वो यानी जो कंपनी है हमें डिविडेंड देती है। क्या देती है, डिविडेंड। ऐसे जैसे बैंक में पैसे जमा कराए आपने, तो आपको रेगुलर क्या मिल रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, 3-3 महीने बाद मिल रहा है, 3-3 मंथ के बाद आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट के ऊपर, डिविडेंड होता है जो कंपनी के आपने शेयर वगैरह खरीदते हैं ना, कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं हम अपनी, उसके ऊपर हमें डिविडेंड रिसीव्ड होता है। ऐसे कोई कमीशन वगैरह मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो गया, या रेंट, कोई कमरा किराए पे चढ़ा रखा है उसको रेंट रिसीव्ड बोलते हैं। ये सब क्या किसके पार्ट है, रिवेन्यू के पार्ट हैं। तो आप कहना रिवेन्यू, रेगुलर इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड रिवेन्यू। और रिवेन्यू के अंदर सेल ऑफ गुड्स जरूर बोलना, किसके अंदर सेल ऑफ गुड्स आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि रिवेन्यू के अंदर सेल ऑफ गुड्स को इंक्लूड करना है आपने। इसके अलावा कौन कौन सी आइटमें याद करनी है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी रिसीव्ड है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। ये सब किसके पार्ट हैं, आपके रिवेन्यू के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, रिवेन्यू के। रिवेन्यू मीनिंग क्लियर हो गया। रिवेन्यू इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, इट कंसिस्ट सेल ऑफ गुड्स। इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। ये सारा किसके अंदर आता है, रिवेन्यू के अंदर आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस मीनिंग क्या रहेगा, एक्सपेंसेस तो आपको मीनिंग समझ में आता है, जैसे कोई भी एक्सपेंसेस दिया, कोई भी आपने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंसेस किया। एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। की जो एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट है, जो हम गुड्स को बनाते हैं ना, बेचते हैं, गुड्स को बनाना और बेचना, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। अच्छा, आपने ये कह दिया जैसे 1 लाख की आपने सेल की, यहाँ सेल है ना, जैसे सेल ऑफ गुड्स आपका किस में आया, रिवेन्यू में। अभी आपकी इनकम तो नहीं है ना, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई गुड्स है,
मैं उसको 1 लाख की 1 लाख की सेल कर देता हूँ उसकी, 1 लाख की क्या करता हूँ सेल, तो फिर वो तो आपका रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया रेवेन्यू? अब उसको आप इनकम तो नहीं बोल सकते ना कि इनकम आपने कर ली, पूरी इनकम हो गई आपकी। आपको याद है, मान लो आपने 1 लाख की सेल की, उसमें से अब प्रॉफिट आप निकालने लगो तो कॉस्ट तो घटाओगे ना उसके अंदर, कि कॉस्ट कितने की मेरे पास वो गुड्स आया था, वो तो लेस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो सेल है ये तो रिवेन्यू है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो आपका एक्सपेंसिस है। क्या है वो? एक्सपेंसिस। तो एक्सपेंसिस के अंदर क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट पहले तो, फिर उसके बाद कोई जैसे गुड्स वगैरह लेके आ तो रेंट देना पड़ता है या कई बार गुड्स नहीं मिलता, कमीशन वगैरह दे के लेना पड़ता है। अब मान लो आपने स्टाफ रखा हुआ है, दुकान में बंदे रखे हुए, सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। अब कई बार गुड्स नहीं बिकता तो ऐड भी करानी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी में, आप देखते हो ना, रोज कई की ऐड आती हैं आपके पास, ऐड देख के भी आप लेने जाते हो गुड्स को। बिना ऐड के आप बहुत कम जाते हो, देखो कोई ऐड आएगी तभी तो आप घर वालों घर कहते हो ना कि ये सर ये हमें ये पसंद है चीज़, ये हमें लेनी है, हम उसको देख रहे हैं, अच्छी है, इससे इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, इसके अंदर गुड्स में क्वालिटी वगैरह अच्छी है, तो ऐड देख के ही होता है ना। तो ऐड भी के ऊपर भी तो खर्चा होता है ना सारा, ये सारा किसके अंदर होता है? एक्सपेंसेस के अंदर। अब डेप्रिसिएशन भी आता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो फिक्स एसेट्स होता है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे मान लो कोई आप बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, मशीनरी भी तो चल रही है ना, मशीनरी वगैरह, उसका होता है डेप्रिसिएशन होता है, यानी उसकी मशीनरी की वैल्यू ना धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मान लो पहले मशीनरी पहले साल तो आपको मान लो 5000 प्रोडक्ट बना के दे रही थी, एग्जांपल ले रहा हूँ, और लेकिन अगले साल फिर वो 5000 थोड़ी देगी, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, यानी उसके ऊपर क्या लगता जाएगा? डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, एक्सपेंसेस का क्या होता है? पार्ट होता है। कोई भी कोई बिजनेसमैन जब भी वो प्रॉफिट निकालेगा, ये सारी कॉस्ट को काउंट करेगा कि मेरी इतनी कॉस्ट थी गुड्स की, इतना मेरा रेंट कमीशन सैलरी इतना खर्चा हो गया, सारा मिलाएगा, फिर उसका डेप्रिसिएशन देखेगा, सारा मिला के वो एक्सपेंसेस मानेगा कि टोटल मेरा इतना एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं ना, एक्सपेंसिस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज एक्सपेंसिस। एक्सपेंसिस में क्या क्या इंक्लूड करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे उसमें सेल इंक्लूड करी थी ना, सेल मैंने कहा था रिवेन्यू होता है, पक्का याद करना, 100% की रिवेन्यू के अंदर सेल ऑफ गुड्स आती है, सेल ऑफ क्या आती है? गुड्स। और ऐसे ही आपका एक्सपेंसिस के अंदर वो आपकी आती है कॉस्ट आती है। क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किसके अंदर आएगा? ये एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। इसके अलावा रेंट है, कमीशन है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये भी सब किसके अंदर? एक्सपेंसेस के अंदर। डेप्रिसिएशन है, जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं इनकम क्या होती है फिर। क्या बोलता हूँ? इनकम क्या है? इनकम क्या होता है? जैसे ये रिवेन्यू है ना आपका, रिवेन्यू मैंने आपको याद है सेल्स इंक्लूड कराई थी, सेल होती है। एक्सपेंसेस के अंदर मैंने आपको डाला कॉस्ट घटाई थी, तो अगर सेल में से कॉस्ट घटा देना तो हमारी क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है। तो इनकम आ जाती है कि इनकम जो आपकी है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये अगर सेल में से क्या घटा दें? कॉस्ट घटा दें, तो हमारी क्या रह जाती है? इनकम आ जाती है। क्या आ जाती है? इनकम, जो हम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख की सेल करी है, 1 लाख की क्या की है? सेल ऑफ गुड्स, तो ये हमारा रिवेन्यू हो गया। क्या हो गया? रिवेन्यू। और मान लीजिए 60,000 उसकी कॉस्ट थी, कितने में उसको परचेज करके लाए थे, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो 40,000 हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? 40,000, ये क्या होगी? इनकम होगी। क्या होगी? इनकम। लेकिन ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ ओनली सेल, क्या लेंगे? सेल ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी एक्सपेंसेस वगैरह या बाकी जो रिवेन्यू वाली आइटम है वो नहीं लेनी इसके अंदर, खाली ओनली सेल। सेल किसकी? गुड्स की। और एक्सपेंसेस में खाली क्या लेना है? ये वाला एक्सपेंसिव लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला। और रिवेन्यू में सिर्फ आप ये लोगे, क्या लोगे? सेल ऑफ गुड्स के अंदर अगर खाली सेल में से या रिवेन्यू, ये सेल में से हम क्या घटा दें? ये कॉस्ट घटा दें, ये कॉस्ट लेस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? इनकम आ जाती है। क्या आ जाती है? इनकम। अच्छा, एक प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट अलग है और इनकम अलग है। इनकम में तो हमने खाली सेल ली और कॉस्ट ली, लेकिन अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये तो सारा टोटल रिवेन्यू ले लो जितना भी है आपका। टोटल रिवेन्यू के अंदर आपकी सेल भी आएगी, आपका ये बाकी इनकम भी आएंगी, रेंट रिसीव्ड भी आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड भी आ जाएगा,
डिविडेंड रिसीव्ड भी आ जाएगा, ये सारा टोटल रिवेन्यू। ऐसे टोटल एक्सपेंसिस में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाएगी, आपका रेंट भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा जो हमने दिया, उसके बाद आपका इसमें एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, ये सारा टोटल एक्सपेंसेस हैं, ये टोटल रिवेन्यू है। अगर इसमें से इसको लेस करेंगे तब प्रॉफिट आए, तब क्या आएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर इनकम नहीं लिए, क्या लेनी है, इनकम लेनी, इनकम में खाली ये वाली सेल और ये वाली कॉस्ट, खाली इसमें लेस कर दो तो इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, प्रॉफिट, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, कि टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दो तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो टर्म आपने याद करनी है, अभी को टर्म मैंने आपको काफ़ी कराई है आज, तो आप सारी लर्न कर लेना। एक तो परचेज़ कराई मैंने, परचेज ऑफ गुड्स के लिए जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, कैश परचेज भी आएगी, क्रेडिट परचेज भी आएगी, फिर परचेज रिटर्न कि जो गुड्स आपने परचेज किया अगर उसको वापस कर दें उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न क्या है, आउटवार्ड है। फिर सेल करी आपने, सेल ऑफ गुड्स के लिए, उसको परचेज किया तो रिसेल के लिए कैश सेल भी रहेगी, क्रेडिट सेल भी रहेगी। फिर सेल रिटर्न, जो गुड्स बेचा था वापस अगर आ जाए जब सब कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स। फिर आपने डिस्काउंट, मैंने आपको 2 टाइप्स का बताया, एक ट्रेड डिस्काउंट बताया, एक आपको कैश डिस्काउंट बताया। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में मिलेगा, नोट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग फास्ट पेमेंट, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर रिवेन्यू, इनकम ऑफ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स नोन एज रिवेन्यू, इसके अंदर सेल ऑफ गुड्स आएगी। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब किसके पार्ट है, रिवेन्यू के। एक्सपेंसिस द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह, रेंट कमीशन वगैरह आएगी। तो फिर इनकम का बताया, रिवेन्यू माइनस क्या होता है, एक्सपेंसिस होता है, उसमें करेंगे तो आपकी इनकम आ जाती है। ठीक है, तो ये आप, और एक प्रॉफिट था, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसिस। इसके अलावा बाकी टर्म जो कल कराई थी या परसों आपको जो कराया था वो आपने अच्छी तरह उसको भी याद करना है, और नई टर्म, क्योंकि जब तक टर्म नहीं सीखोगे ना हम प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं जा सकते। और जैसे ही टर्म आप सीख जाओगे मैं सीधा आपको सीधा प्रैक्टिकल के चैप्टर पे लेके जाऊंगा, जो मेरा पहला चैप्टर है ना। बाकी थ्योरी हमारे में बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होता है हमारा, वो मैं कराऊंगा। बस एक बार टर्म अच्छी तरह याद कर लो, ताकि टर्म में दिक्कत नहीं आए। कल को वहाँ पे आएगा 1 लाख की परचेज़ की, कई सोचते हैं 1 लाख की परचेज़ क्या चीज़ है, परचेज़ किसकी होती है, गुड्स की, यानी उसने गुड्स खरीदा है, ऐसे बेचा यानी सेल करी, यानी उसने गुड्स को क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, तो आज पहले यहाँ तक कर लेंगे, और बाकी मैं वो नोट्स आपके पास भेज ही रहा हूँ, उसको नोट करते जाएंगे कॉपी में। और आज अच्छी तरह याद करना इसको, पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसको याद करके कल मैं ना एक आपको असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, वो इसी यानी जो इस टर्म से रिलेटेड ही होंगी, जो टर्म आपके अभी सीख रहे हो ना सारी, उसके अंदर से ही क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप अच्छी तरह लिख लो, याद कर लो। ठीक है, अच्छी तरह याद करो उसको। ओके।